नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नीम चढ़ा करेला, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। किंतु मैं बाण किस पर चलाऊं, क्योंकि ये दोनों राक्षस तो मेरे मन की उपज है, जिन्हें मैंने दोनों के बीच फूट डालने के लिए पैदा किया है। बाकेलाल, अब फंसा तू, क्योंकि अगर मैंने बाण कोढ़ी पर नहीं चलाया तो तेरी पोल खुल जाएगी। मगर बाण चलाना तो पड़ेगा ही, ऐसे ही किसी पर भी बाण चला देता हूँ। बाकेलाल, कोढ़ी के आने का जो वक्त तुमने बताया था वो तो हो चुका है। कोढ़ी दिखा नहीं क्या? दिख गया है महाराज, दिख गया। वो रहा, मैं बाण छोड़ रहा हूं। झन। हाँ, जल्दी करो बाकेलाल, मेरे मायके वालों को कुछ हो जाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुर्र। बाकेलाल, बाण कोढ़ी को लगा या नहीं? बस महारानी जी, बाण तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। बाण उसे लगने ही वाला है। इधर चंदन नगर में घबराहट फैली थी। महाराज, राक्षस कोढ़ी ने अपने पालतू गीत के पंजों महल खाली करवाने का जो पैगाम भिजवाया था उसकी समयावधि समाप्त हो चुकी है। वो आता ही होगा महल पर कब्जा करने। मेरे लिए क्या आदेश है? जवाब में राजा चंदन सिंह ने शीघ्रता के साथ कहा, सेनापति, मुझे राजवैद्य ने ज्यादा हिलने डुलने से मना किया है, इसलिए मैंने नारे से अपने आप को सिंहासन से बंधवा लिया है। मैं ज्यादा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ज्यादा बोलने से मेरे नकली दांत गिरने का खतरा है। और तुम जानते ही हो कि मुझे हड्डी सरक रोग भी हो गया है। अगर किसी ने मुझे छुआ तो मेरी हड्डियां कई जगह से सरक जाएगी, इसलिए मुझे उठाकर भी कहीं नहीं ले जा सकते। दिमाग मेरा पहले ही सरका हुआ है। तो भैया सेनापति, महल मैं छोड़ नहीं सकता, जैसा कि कोढ़ी चाहता है। मेरे सातों बेटे अपने अपने ससुराल गए हुए हैं, उन्हें बुलाने का भी समय नहीं है। और कोढ़ी के सामने वैसे भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके सामने पड़ते ही उसे कोढ़ डस लेगा। महल के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो और सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दो। ओह, देखा, ज्यादा बोलने से मेरे 2 दांत गिर गए। सेनापति ने खिड़कियां दरवाजे सही समय पर बंद कर दिए थे। अबे ओ बूढ़ऊ, दरवाजा खोल। नहीं खोलता? मत खोल। सुबह तो खोलेगा ही, क्योंकि शौचालय का रास्ता इधर से ही है। मुझे 2 नारों से और कसकर बांध दो, कहीं डर की कपकपी से मेरी कोई हड्डी ना सरक जाए। तभी गूंजी कोढ़ी की चीख, खटाक। आ! ये तो कोढ़ी के चीखने का स्वर है, क्योंकि इस वक्त केवल कोढ़ी ही बाहर है। ये बाण किसने चलाया जो दरवाजे को भी चीरकर अंदर आ गया है? मैं जादुई आंख के शीशे में झांककर बाहर देखता हूं। अरे, ये तो कोढ़ी है, ये तो मरा पड़ा है, परंतु इसे बाण किसने मारा? तीर की नोक पर विशालगढ़ गुदा हुआ है महाराज। इसका मतलब ये बाण मेरे दामाद विक्रम सिंह ने छोड़ा है, पर वो तो विशालगढ़ में है। विक्रम सिंह तो विशालगढ़ में ही था। बाकेलाल, बाण कोढ़ी को लगा या नहीं? लग गया है महाराज, लग गया है। तो फिर मुझे देखने दो। जैसे ही स्वर्णलता ने धनुष टंकारने दूरदर्शन यंत्र में देखा, ओह, बाण ने कोढ़ी को भेद डाला है और पिताश्री प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। अधिक प्रसन्नता के कारण उनकी नाक बहने लगी है, किंतु ये तो खुशी की नाक है। तभी, अरे, ये तो पिताश्री का सबसे तेज उड़ने वाला उड़ाक कबूतर है। इसके पंजों में कोई पत्र दबा है। कुटुरगु। डाकिया डाक लाया है। सेनापति ने जल्दी से कबूतर के पंजे में लिपटा पत्र खोला। दामाद जी, बाण मारकर कोढ़ी का अंत करने का धन्यवाद। मेरी उंगलियों में गठिया का दर्द ना होता तो पत्र में सबका हालचाल भी पूछता। तुम्हारा ससुर राजा चंदन सिंह। वाह! ये सुनते ही बाकेलाल तो भौचक्का रह गया। किंतु मैंने तो कोढ़ी की झूठी कहानी रची थी और बाण भी ऐसे ही किसी पर चला दिया था, पर मेरा फेंका बाण तो कोढ़ी को ही लगा। मैंने बाण चंदन नगर की ओर छोड़ा ही क्यों?
बाकेलाल, अब तुम धनुष टंकार मुझे सौंप दो। क्यों महारानी, अब तो प्रसन्न हो? जी हाँ महाराज, बाकेलाल का सपना सच्चा था। किंतु बाकेलाल, फिर तो हैजा भी आता होगा। अब तुम जल्दी से बताओ कि अमृत फल कहाँ लगा है। अवश्य बताऊंगा, पर वो तो अमृत फल है ही नहीं। अगर हैजा भी कोढ़ी की तरह सचमुच आ गया तो। बाकेलाल उन्हें लेकर अमरूद के पेड़ के पास पहुंचा। महाराज, वो रहा अमृत फल जुगाड़। ये तो वही फल है जिसे मैंने धनुष टंकार के बाण से काटा था, मगर बाकेलाल इसे अमृत फल क्यों बता रहा है? सेनापति उस फल को तोड़ लाया। बाकेलाल, ये फल तो वही है ना जिसे तुमने फूंक मारकर तोड़ा था? पर यह तुम्हारी फूंक से नहीं टूटा था, इसे मैंने धनुष टंकार का बाण मारकर तोड़ा था, जो अपनी गति के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा था। तुम कहो तो महाराज को यह बात बता दूं। किंतु इससे पहले कि सेनापति कुछ और कह पाता, राजा विक्रम सिंह, मैं हूं हैजा। मैं तो महल आने वाला था अपनी बहन खांसी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर। मेरी बहन सपने में तुम्हें देखकर तुमसे प्रेम करने लगी है, लेकिन उससे तुम्हारा विवाह राक्षस रीति रिवाज से तभी हो सकता है जब तुम राक्षस धर्म अपना लो। राक्षस धर्म अपनाने के लिए तुम्हें 11 मानव की खोपड़ी इस हथौड़े से तोड़कर उनकी आंखों का मुरब्बा चिड़िया के रक्त में मिलाकर खाना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं लंबी लंबी सांसें छोड़कर पूरे विशालगढ़ में हैजा फैला दूंगा। निर्णय तुम पर है। पहले मैं फल खा लूं? जरूर खा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये किंतु महाराज, ये फल साधारण है। चबड़ चबड़, इससे ये दुष्ट नहीं मरेगा। बाकेलाल ने हमें धोखा दिया है। आप इस फल के चक्कर में ना रहें और फिलहाल ये जैसा कहता है उसे करने की हामी भर ले। सेनापति, फल तो मैंने खा ही लिया है, बस गुठली इसे मारते ही सच झूठ का पता चल जाएगा। तड़ाक! ओह, ये क्या? ये तो अमृत फल की गुठली है जो मेरे शरीर से टकराकर अजगर बन गई है। अब ये अजगर मुझे निगलने के बाद मेरी बहन खांसी को भी निगल जाएगा। ऋषि अजगराचार्य के शाप के कारण हमारी मृत्यु ऐसे ही होनी थी। देखा सेनापति, और तुम कह रहे थे कि ये अमृत फल नहीं है। आए, ये तो पूरा झूठ सच में बदल गया। अजगर राक्षस हैजा को निगल कर गायब हो गया। और तब बाके, जरा गाल आगे कर। अगर मुझे पता होता कि सचमुच हैजा यहाँ आने वाला है तो मैं मुच्छड़ को उसके और अमृत फल के बारे में क्यों बताता। हाय री फूटी किस्मत। साधारण फल अमृत फल निकला। सेनापति, लालत है तुझ पर। फिर महल पहुंचने पर, महाराज, आपने न केवल मेरे मायके वालों को भयानक रोग से बचाया बल्कि विशालगढ़ की भी रक्षा की है। इसलिए मैंने आपके लिए बादाम का हलवा बनाया है। वाह, बादाम का हलवा! वाह, ये तो अति स्वादिष्ट है। चबड़ चबड़, इस कमबख्त को तो कड़वा बादाम भी मीठा ही लगेगा। महारानी जी, एक एक चम्मच बादाम का हलवा मुझे और बाकेलाल को भी तो दो। महाराज, इस घटना के बाद तो मेरा प्रेम आपके प्रति और भी गहरा हो गया है। मुझे हर ओर आप ही आप नजर आ रहे हैं। वाह, क्या हलवा था! दोनों में फूट पड़ने की जगह दोनों का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। बाकेलाल, तेरे मुंह पर लानत है, थू है तुझ पर। महारानी, मैं तुम्हें कहां कहां पर नजर आ रहा हूं? महाराज, आप मुझे हवा में नजर आ रहे हैं, आप मुझे दीवारों पर नजर आ रहे हैं, आप मुझे पर्दों में नजर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों में मुझे देखो, क्योंकि दरबार की कार्यवाही का समय हो गया है। मैं चला राज दरबार। आओ बाकेलाल, आप मुझे दरी में नजर आ रहे हैं। महाराज, आप मुझे दरवाजे में नजर आ रहे हैं। आप मुझे पलंग में, आसन पर, आईने में, नक्काशी में, तकिए में, फलों की चाट में, पायदान में, पीकदान में, चप्पलों में, बेलबूटी में, सब तरफ नजर आ रहे हैं। हर ओर महाराज ही महाराज है।
बाकीलाल बहाना बनाकर महारानी जी के कक्ष की तरफ चला आया था। हाय, मैं मर जाएगा, मुझे तो आप थाली में भी दिखाई दे रहे हैं महाराज। महारानी का महाराज के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उसे दीवानी बना रहा है। तभी महारानी जी, आपके सरोवर भ्रमण का समय हो गया है। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, इस नए प्रकार के प्रेम को मैं क्या नाम दूं। नकली जूड़े में भी महाराज दिखाई दे रहे हैं। फर्श में भी आप हैं मेरे मोटे सरताज, पौधे में भी आप, पत्तों में भी आप, टहनियों में भी आप, फूलों में भी आप, कांटों में भी आप है मेरे मुच्छर राजा। अबे मैं सांप भी तो हूं यहाँ। रानी को किसी की भी सुध ही नहीं लग रही। रानी स्वर्णलता का विक्रम सिंह के प्रति ये प्रेम देखकर बाकीलाल तो जल भूनकर कोयला ही बना जा रहा था। बाकीलाल, तेरे लिए ये डूब मरने की बात है। दोनों में फूट डालने की अगली योजना बनने तक मैं महाराज की बदसूरत नहीं देखूंगा। ओह, मुझे प्यास लगी है, प्याऊ। इंसानों के लिए शीतल जल पीने की जगह थोड़ा जल पी लूं। तुम गलत जगह पर पानी पीने चले आए हो मानव। ये कौन बोल रहा है? शेर, और वो भी इंसानों की तरह बोलने वाला। मानो अब मैं तुझे नमक मिर्ची और नींबू लगाकर खाऊंगा, क्योंकि तू गलत जगह पर पानी पीने चला आया है। लेकिन मैं तो सही जगह पर ही पानी पीने आया था। उस सूचना पट पर लिखा है कि ये इंसानों के लिए शीतल जल पीने की जगह है। तूने सूचना पट को सामने से देखा है, अब जरा इसे पीछे से भी देख ले। प्याऊ, शाम को यहाँ पर शेर भी पानी पीने के लिए आते हैं। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। होना पाता क्यों हूँ? मानो अब तू मेरा भोजन बनेगा। तुझे खाकर पहले मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तुझे खाकर पहले मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, फिर शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। नहीं। बाकीलाल ने आओ देखा न ताओ वहां सूचना पट्टी उखाड़ा और तड़ाक। ऐसे धोखेबाज सूचना पट का यहां लगे रहना खतरनाक है। मेरी टिक्की फोड़ दी। इसी के साथ बाकीलाल, तुम्हारा धन्यवाद, मैं सांप मुक्त हो गया। अरे, शेर मानव में बदल गया? हाँ बाकीलाल, मेरा नाम सापाचार्य है। हाँ बाकीलाल, मेरा नाम सापाचार्य है। मैं ऋषि साप देव का छोटा भाई हूँ। मुझ में बर्दाश्त की ताकत नहीं है। कोई मुझे किसी काम के लिए मना कर दे तो मैं तुरंत क्रोध में भरकर उसे साप दे डालता हूँ। एक दिन मैंने सिंह की खाल में तपस्या करते ऋषि भेषाचार्य को पत्थर मार दिया। बस उन्होंने क्रोध में भरकर मुझे सिंह बना दिया और बताया कि जिस दिन बाकीलाल नाम का इंसान आकर मेरे टिड्डी पर सूचना पट की चोट करेगा तो मैं सांप मुक्त हो जाऊंगा। सांप मुक्त होते ही मैं चला किसी गृह स्थिन से 1 वर्ष का आटा दाल चावल प्राप्त कर दें, ताकि फिर वर्ष भर तक भिक्षा ना मांगनी पड़े। ठहरिए रिसीवर, रानी स्वर्णलता इस वक्त राजउद्यान में है। 1 वर्ष के आटा दाल चावल की भिक्षा आप महारानी स्वर्णलता से ले। ठीक है बाकीलाल, तुमने मुझे सांप मुक्त किया है। मैं तुम्हारा कहा मानकर रानी स्वर्णलता के पास भिक्षा मांगने जाता हूँ और मैं पीछे पीछे आकर तमाशा देखता हूँ। रानी स्वर्णलता अभी भी राजा विक्रम सिंह की ही विचारों में गुम थी। जल में भी आप हैं, जल की एक एक बूंद में भी आप हैं। ओह हाँ, घास के एक एक तिनके में भी आप हैं महाराज, सूखी में भी और हरी में भी, कीचड़ में भी आप हैं, कमल में भी आप हैं। अरे वाह, उस मेढक में भी मुझे आप ही दिखाई दे रहे हैं। टर अख नाल अख ते मिला गई, एक कोड़े दिल उथे चा गई, ओह टर 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 टर।
रानी भिक्षाम देही, लहरों में भी आप हैं। रानी भिक्षाम देही, कुकर में भी कंकर में भी आप हैं। ओए मैं क्या, रानी भिक्षाम देही, मछलियों में भी आप हैं। मैं अख्या रानी भिक्षाम देही, धूल मिट्टी में भी आप हैं। ओ बहरी, मैंने कहा भिक्षाम देही, मेरी चूड़ियों में भी आप हैं, बिच्छू में भी आप हैं। ओह अंधी, उधर क्या देख रही है, इधर देख, भिक्षाम देही। कुर्र। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है, सांप की छतरी में भी आप हैं। अपमान, घोर अपमान। रानी स्वर्णलता, जा, मैं तुझे साफ देता हूं, तू जिसके विचारों में खोई है वो तुझे भूल जाएगा। गुर्र। सरोवर में भी आप हैं, किनारे पर भी आप हैं, तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। वो मारा पापड़ वाले को। सांप के असर से अब महारानी सांप के असर से अब महाराज रानी को भूल जाएंगे। माँ के चाचा माता श्री को सांप मिलते देखकर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, किंतु फिलहाल तो मुझे अपने माता श्री के सांप मुक्ति का मार्ग जानना है। कौन है तू बालक? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं उसी रानी का पुत्र हूं मुनिवर, जिन्हें आपने साप दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने माता श्री को भी साप क्यों दिया है। मैं यहाँ उससे 1 वर्ष का आटा, दाल, चावल और मसालों की भिक्षा लेने आया था, किंतु तुम्हारी माता श्री ना जाने किसके विचारों में गुम है। बस इसी खुंदक में मैंने साप दे दिया। बस इतनी सी बात पर साप दे दिया? तो फिर मैं आपको 1 की बजाय 2 बरस का आटा, दाल और चावल और मसाले दूंगा। आप मुझे मेरी माता श्री के साप मुक्ति का मार्ग बताएं, अन्यथा मेरे ऋषि उदंड से जान पहचान है, मैं आपको उससे भी बड़ा साप दिलवा दूंगा। बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बड़ा अच्छा बालक है। 2 बरस का आटा, दाल, चावल भी दे रहा है, तेरा कहा मैं नहीं टाल सकता। ध्यान से सुन, अगर राजा विक्रम सिंह को कच्चा करेला, वो भी नीम चढ़ा हुआ खिलाया जाए तो उनको पहले की तरह रानी याद आ जाएगी, किंतु ध्यान रहे करेला कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो फिर चलिए, मैं आपको रसद दिलवा दूं। अवश्य पुत्र। कच्चा करेला, वो भी नीम चढ़ा? मोहक ये बात सबको अवश्य बताएगा। अगर ऐसा करेला मिल गया तो महाराज ठीक हो जाएंगे और मेरी योजना खराब हो जाएगी। मुझे नगर के सारे करेले पहले ही खरीद कर नष्ट कर देना चाहिए। ना जाने उनमें से कौन सा करेला नीम पर चढ़ा हुआ निकल जाए और महाराज को ठीक कर दे, पर इस कार्य को पूरा करने में काफी वक्त लगेगा और फिर मुझे महल में सबको ये जवाब भी देना पड़ेगा कि मैं इतने करेले क्यों खरीद रहा हूँ। कोई और तरकीब भिरानी होगी। हे भगवान, मुझे साक्षात दर्शन दे। जब तक तू दर्शन नहीं देगा मैं ऐसे ही एक टांग पर खड़ा रहूंगा। टन टन। वो मारा, सूझ गई तरकीब। बाके सब्जी मंडी से एक करेला और चाकू लेकर उन सुनसान स्थान पर पहुंचा। अब आएगा मजा। मैं चाकू से करेले को बीच में से चीर देता हूं, जैसे सब्जी बनाने के लिए मसाला भरने के लिए चीरते हैं। अब इसके एक टुकड़े के गुंदे और बीजों को निकाल देता हूं। और इसमें रख देता हूं भगवान विष्णु की ये नन्ही सी प्रतिमा। अब करेले के दूसरे टुकड़े को चिपक पदार्थ से मैं इस टुकड़े पर चिपका देता हूं। अब कोई नहीं कह सकता कि इस करेले को काटा गया था। अब मैं पहुंचता हूं मंदिर। आरती हो रही है, सभी भक्तों की आंखें बंद है, यही मौका है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त गणों के संकट पल में दूर करे। ठन ठन।
मैं चुपचाप भक्तों की भीड़ में शामिल होकर इस भक्त की पूजा की थाली में करेला रख देता हूँ। जो ध्यावे फल पाए। मेरी थाली का भार कैसे बढ़ गया। अरे, ये करेला मेरी पूजा की थाली में कहाँ से आ गया। तुम तो कह रहे थे कि जो ध्यावे फल पावे, तो ईश्वर ने तुम्हें फल के स्थान पर सब्जी दे दी। तुम्हारी मुराद पूर्ण हुई। भगवान ने करेले के प्रसाद के रूप में तुम्हें दर्शन दिए हैं, किंतु ये ईश्वर का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं करेले को काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ, ताकि भगवान का प्रसाद सबको बांटा जा सके। चाकू लाओ। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।